डियर क्रिकेट, गिव मी वन मोर चांस। 10 दिसंबर 2022 को उसने ट्विटर पर अपना दुख बयान किया, जिसे देख करके सभी फैंस को बुरा लगा। किसी ने विराट कोहली को दबा करके गालियां दी तो किसी ने इनकी किस्मत को खूब कोसा, जिसने इन्हें 303 रनों की आइकॉनिक पारी खेलने के बावजूद भी बेंच पर पहुंचा दिया और 2017 के बाद कभी इंडिया खेलने का मौका नहीं मिला। फिर एक समय ऐसा आया कि अपने स्टेट कर्नाटक की टीम से भी पत्ता कट गया, लेकिन समय बदला और इन्होंने अगले 2 साल विदर्भ के लिए ढेरों रन बना दिए। सबने इन्हें सपोर्ट किया, बैक किया, हमने भी आवाज उठाई, इनकी कमबैक को खूब ग्लोरीफाई किया और एक कामना की कि करुण नायर सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। मगर फिर अब जो इन्होंने किया उसने इन्हें विलन बना करके रख दिया है। जो लोग इनके कमबैक के लिए लड़ रहे थे आज वही इन्हें भर भर करके गालियां दे रहे हैं। मार्केट में चारों तरफ एक ही बात चल रही है कि करुण नायर रिटायरमेंट ले लो। क्यों? क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा की थी हमने, लेकिन इन्होंने उस लेवल का परफॉर्म ही नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। पर क्या वाकई में इनकी इतनी बड़ी गलती थी? और क्या सच में उनका करियर अब खत्म हो चुका है? क्या वो दोबारा कभी इंडिया नहीं खेल पाएंगे? यह आक्रोश कितना और कहां तक उचित है, आज हम इन सब पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी लेट मिल रही हो, और अगर आप हमारी सारी वीडियोज टाइम पर देखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, वहां पर हमारे इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वीडियो आएगी आपको वहां पर तुरंत देखने को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ये एक माहौल बनाया गया। कैसे? आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की। हमें ये समझना चाहिए कि खेलने वाले बहुत हैं इस देश में। भारतीय टीम में आने को बहुत से लोग बेताब हैं और डिजर्विंग भी हैं। और वो देश जहां डोमेस्टिक क्रिकेट से बड़ा आईपीएल को माना जाता हो तो लोग रेड बॉल क्रिकेट को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में ये देख करके तो अच्छा लगा कि 8 साल बाद ही सही कम से कम बीसीसीआई को करुण नायर याद तो आए, और वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट के दम पर, क्योंकि उस दौरान आईपीएल में तो इनके पल्ले कुछ था नहीं। मगर पिछले 2 वर्षों में डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्होंने रनों का अंबार लगा दिया, एक के बाद एक शतक, तो कभी कोई मैच विनिंग पारियां, और फाइनली रिवॉर्ड भी मिला। लेकिन दिक्कत पता है क्या थी? दिक्कत ये थी कि जिसकी कीमत पर इन्हें वो जगह मिली थी ना भारतीय स्क्वाड में, वो बंदा है सरफराज, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ब्रैडमैन है, जिन्होंने पिछले ही साल न्यूजीलैंड के खिलाफ 150 रनों की पारी खेल करके साबित किया था कि मैं डोमेस्टिक ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रन बनाने जानता हूँ। मगर बावजूद इसके बेचारे सरफराज को ना ही तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खिलाई गई और ना ही इंग्लैंड भेजा गया। वहीं एक और नाम निकल करके आता है श्रेयस अय्यर का, वो बंदा जो इस समय अपनी पीक पर चल रहा है। उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी किसी परफॉर्मेंस में, चाहे डोमेस्टिक हो या कोई आईसीसी टूर्नामेंट, हर जगह झंडे गाड़ करके ही आया, एक से बढ़कर के एक ट्रॉफी जीती। मगर ढेरों रन बनाने के बाद भी उनके हिस्से रिजेक्शन ही आया। आप ऋतुराज गायकवाड़ के आंकड़े उठा करके देख लीजिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो या व्हाइट बॉल, भाई ने मौकों को खूब भुनाया पर फिर भी मौका नहीं मिला। और अभिमन्यु ईश्वरन की क्या ही बात की जाए, अब इन्हें तो सिर्फ बेंच पर ही बिठाने के लिए कभी ऑस्ट्रेलिया और कभी इंग्लैंड लेकर के जाते हैं। अब एक सवाल यहाँ सबके मन में उठेगा कि क्या ये सब करुण नायर से भी गए गुजरे प्लेयर हैं? अब जरा सोचिए, इनके फैंस के मन में क्या बात आएगी? अब इनको तो यही मैसेज आएगा ना कि कितना भी अच्छा कर ले बेचारे, टेस्ट टीम में इन्हें खिलाया नहीं जाएगा। अब वो लोग जिन्हें सिर्फ अपने फेवरेट प्लेयर ही टीम में देखना पसंद है, वो न सिर्फ करुण नायर को नापसंद करेंगे बल्कि नजर गड़ाए बैठ जाएंगे और वेट करेंगे कि कब इनका फेलियर आए, हम मीडिया प्रेशर बनाए और इन्हें टीम से बाहर करवाएं। क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि बेशक 8 साल बाद इनकी वापसी हो रही थी, पर इतने लंबे समय के बाद खेलना भी एक तरह से डेब्यू करना ही होता है, और इसमें फेल होना इनका लास्ट मैच भी बन सकता है। अब बात करते हैं इंटरनल फोर्सेज की। अब ये तो बात हुई एक्सटर्नल फोर्सेज की, जिन्होंने पूरी तैयारियां खींच रखी थी करुण के फेलियर पर उन्हें ट्रोल करने की। लेकिन भाई इंटरनल फोर्सेज भी कुछ कम थोड़ी थे। टीम में इनके कंपटीटर साई सुदर्शन को भी ले जाया गया था ना, जो अच्छी डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में परफॉर्मेंस करके आ रहे थे। ऐसे में चाहे सीरीज में कई मौकों पर ऐसा हुआ हो, लेकिन टेक्निकली देखें तो करुण नायर और साई सुदर्शन दोनों को ही प्लेइंग 11 में मौका मिलना थोड़ा मुश्किल था। क्योंकि आप मिडिल ऑर्डर में देखें तो चीजें वेल सेट है। गिल ने खुद को 4 नंबर पर डिमोट किया है, लेकिन जो परफॉर्मेंस इस सीरीज में किया है ना, उसके बाद ये नंबर 4 पर ही डिजर्व करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। 5 पर पंत, 6 पर जडेजा, 7 पर चाहे तो आप वाशिंगटन नहीं तो अक्षर पटेल को खिला सकते हैं। और इंडिया में हो सकता है कि ये दोनों एक साथ खेलते दिखे भी। आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी भी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खूब परफॉर्मेंस की थी। अब ले देकर के बची सिर्फ एक पोजीशन, नंबर 3, और देखा जाए तो असली होड़ अब इसी नंबर की थी, जिस पर आपको कोई दृढ़, परिपक्व और ओल्ड स्कूल बैटिंग टेक्निक वाला बंदा चाहिए होता है, जिसका डिफेंस सॉलिड हो,
गेंद को छोड़ने का एक सही तरीका हो, पारी को चलाना आता हो, ज्यादा छटपटाहट ना करता हो। और यहाँ पर बैटिंग कभी भी आ सकती है, चाहे तो मैच की दूसरी बॉल पर स्विंगिंग बाउंसिंग कंडीशंस में, और चाहे तो 30-35 ओवर की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद। गेम को चलाना भी पड़ सकता है और डिफेंसिव अप्रोच भी दिखानी पड़ सकती है, कोलैप्स भी बचाने पड़ते हैं। अब कोई राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा या शिव नारायण चंद्रपॉल टाइप प्लेयर हो जो अपने दौर में अपने टेस्ट टीमों की रीढ़ की हड्डी थे, क्योंकि उनमें ये सब गुण तो थे ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात इनमें कंसिस्टेंसी थी। अपनी टीम के लिए ये लोग प्लेटफॉर्म सेट करना जानते थे और न जाने कितनी पारियों में ऐसा किया भी। अब क्योंकि ये नंबर बेशकीमती है और आप किसी को भी ऐसे ही यहाँ पर नहीं खिला सकते, तो एक बात साफ थी कि एक्सपेरिमेंट तो होना ही था और हुआ भी, और होना भी था इन्हीं दो नामों के साथ। एक थे साई सुदर्शन और दूसरे करुण नायर। अगर तो जिसे पहले मौका मिलता वो चल जाता तो हो सकता था कि उस नंबर पर मोहर लग जाती। अब देखना यह था कि पहली बारी किसकी और किसने कैसा किया। ये गरिमा थी उस नंबर 3 की जो अब 2 करियर डिसाइड करने वाली थी। तो करुण क्या करते, चलिए हमने एक्सटर्नल फोर्सेस भी देख ली, इंटरनल फोर्सेस का प्रेशर भी देख लिया। अब करुण नायर को क्या करने की जरूरत थी या क्या करना चाहिए था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि फालतू का प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं थी, परिस्थिति में ढल जाने की जरूरत थी। पोजीशन कोई भी मिले, रन बनाना था। ये बात तो पहले ही साफ थी कि सफल तो होना ही था बैटिंग ऑर्डर, और कभी न कभी नंबर 3 पर इनका नाम आना ही था। फिर आया पहला टेस्ट जिसमें नंबर 3 पर साई सुदर्शन को खिलाया गया। अब इनका डेब्यू था तो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये चीज इनके लिए भी अप्लाई होती है कि बाहर 4 बेचारे थे और अंदर भी चैलेंज। अच्छी खासी पार्टनरशिप लगी थी 91 रनों की। बैटिंग 25वें ओवर में आई, लेकिन साई जी लेग साइड की गेंद पर फंस गए और लंच से ठीक पहले 0 पर आउट हो गए। करुण नायर को मौका मिला नंबर 6 पर। जब इनकी बैटिंग आई तो कोई भी खास प्रेशर नहीं था। करीब 50 ओवर 209 रन की पार्टनरशिप लगी थी। भाई के पास भी अच्छा खासा मौका था, मगर ये भी 0 पर आउट। दोनों ही 4 गेंदों में चलते बने। दूसरी पारी में भी साई ने 30 तो करुण ने 20 बनाए। चलिए, पहला टेस्ट माफ किया, आगाज किसी का भी खराब हो सकता है, पर आगे के लिए करुण को यह समझने की जरूरत थी कि ड्रॉप कभी भी किया जा सकता है अगर रन न बनाए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन खराब हो गया। खैर, अगले मैच में आखिरकार वो दिन आ ही गया जब करुण को नंबर 3 पर मौका मिला और साई को ड्रॉप कर दिया गया। अब इन्हें इस मौके को छोड़ना नहीं था। आप स्कोर कार्ड उठा करके देख लीजिए। पहली पारी में इनसे ऊपर जायसवाल ने 87 रन बनाए और इनसे नीचे शुभमन गिल ने 269, नीचे जाडेजा और वाशिंगटन ने भी खूब रन बनाए। मतलब साफ था कि ये ट्रैक बैटिंग पैराडाइज था। यहाँ कम से कम 50 की उम्मीद तो कर ही सकते थे। ये अच्छे टेस्ट में भी थे, मगर 31 पर आउट हो गए। चलिए, होता है, कई बार पहली पारी की भरपाई आदमी सेकंड चांस में कर देता है। दूसरी पारी में भी स्कोर कार्ड भरा पड़ा था। ऊपर केएल के 55, नीचे गिल के 161, पंत के 65, जडेजा और वाशिंगटन फेरन बना गए। लेकिन यहाँ एक बार फिर ये सस्ते में निपट गए, महज 26 रन। तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स का मैदान। पहली पारी में 40 रन, बुरे नहीं, लेकिन जिस पोजीशन यानी कि नंबर 3 पर इन्हें मौका मिला, उसे देखते हुए बात कुछ जची नहीं। वो भी तब जब इनकी दूसरे ओवर में बैटिंग आई हो और करीब 20 ओवर एक क्रीज पर टिके रहे। कुछ अच्छे ड्राइव्स और पॉजिटिव इंटेंट, मगर इतना बढ़िया स्टार्ट फिर से गंवा दिया। बाकी बंदे फिर चले गए। दूसरी पारी में टारगेट भी 192 का ही था। यहाँ पर भी बहुत गंदा कोलैप्स हुआ और यहाँ पर 85-120 के बराबर था, मगर करुण फिर से 14 पर आउट हो गए और 4 पारियों में एक भी ढंग की पारी नहीं आई जिसमें लॉन्जिटी और नंबर 3 का कोई गुण दिखाओ। ये टेम्पलेट मिडिल ऑर्डर में ही सूट करता, मगर करुण दोनों में ही अपनी छाप नहीं छोड़ पाए और अगले मैच में ड्रॉप हुए। वहां साई सुदर्शन ने पहली पारी में जबरदस्त 61 रन बनाए, वो भी 151 गेंद खेलकर। दोस्तों, बेशक रन मैटर करते हैं, लेकिन नंबर 3 पर आपने कितनी गेंद खेली है वो भी मैटर करता है। चाहे अगली पारी में पहली गेंद पर आउट हो गए, लेकिन इस पारी से उन्होंने अपनी काबिलियत का नमूना पेश किया और नंबर 3 के लिए एक बेहतरीन दावेदार बने। और इसलिए तो 5वें मैच में भी नंबर 3 पर ही खिलाए गए। अब क्योंकि पंत इंजर्ड थे तो करुण नायर को टीम में वापस लाया गया, नंबर 5 पर खिलाया गया। और कमाल की बात पता है क्या है? बाकी सभी विकेट से कई गुना मुश्किल था ये ट्रैक। ग्रीन टॉप बैटिंग बेहद ही मुश्किल, जहां कोई नहीं चल पाया। एक साई सुदर्शन जिन्होंने 38 रन बनाए, लेकिन करुण नायर जिनसे अब उम्मीदें नहीं रह गई थी, वो 57 रन बना गए। वो करुण नायर जो चौथे टेस्ट में बाहर बैठे एक तस्वीर में रोते हुए पाए गए, उन्होंने आज फैंस को मुस्कुराहट का सबब दे दिया। जिस विकेट पर कोई नहीं टिक सका, वहां करुण नायर ने रन बना दिए। बहुत अच्छा लगा जब डे 1 की समाप्ति के वक्त जो रूट आए और उनकी पीठ थपथपाई और वेल प्लेड बोला। दूसरी पारी में कंडीशंस बढ़िया हुई और इनसे भी उम्मीदें बढ़ गई, जहां आकाशदीप ने भी 66 रन बना दिए, पर नायर फिर 17 रन ही बना पाए। लंबी पारी फिर नहीं आई, पर बाकी मुकाबलों से मैच अच्छा था। इस तरह 8 मौकों पर सिर्फ एक अर्धशतक। कई पारियां अच्छी थी, लेकिन इन छोटी पारियों को कोई याद नहीं रखता। आपको याद होगा ऐसा सेम परफॉर्मेंस शुभमन गिल का था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। हमने तब भी यही बात कही थी कि नंबर 3 पर ऐसी पारियां काम नहीं आती हैं।
आपको लंबी पारियां बनानी आनी चाहिए और वही करियर के लिए फलदायक होती है। अब देखिए ना, अल्टीमेटली कितनी भारी चूक हो गई करुण से। नंबर 3 की गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथों से जाने दी। चाहे नंबर 5 पर रन बनाए, अंत भला तो सब भला। पर बड़ी दुविधा है, साई सुदर्शन को बार बार बाहर करें ये भी ठीक नहीं है। लेकिन अब करुण नायर के लिए भी राहें मुश्किल है। अब आगे क्या अब इनका करियर खत्म हो गया? देखिए, मैच तो 4 ही खेले हैं, 8 साल बाद मौका मिला है, 2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट में पसीना बहाया है। हाँ, माना कि 4 बेचारे बाहर हैं जिनकी कॉस्ट पर इन्हें तवज्जो मिली है, पर क्या इतना छोटा सा रिवॉर्ड देना उचित है? आप किसी को इतनी कड़ी मेहनत का सिर्फ इतना सा सिला देंगे? नहीं, वो सब आवाजें इनका करियर खत्म करने की कामना ठीक नहीं है। अब ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 मैच और इन्हें मिलने ही चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर वहां फेल हो जाए तो फिर दोबारा कभी मत खिलाना, हम भी कोई सवाल नहीं करेंगे। लेकिन ये तो जस्टिस नहीं है, क्योंकि आपने सरफराज के साथ यही किया था। जब केएल राहुल, शुभमन गिल का खराब दौर चल रहा था, आपने उन्हें भी बैक किया, लॉन्ग रन दिया। तो थोड़ा सा भरोसा ये भी डिजर्व करते हैं। इन्हें भी अभी एक डेब्यूटेंट की तरह ही देखा जाए और थोड़ा सा बैक किया जाए। लेकिन कहाँ, नंबर 6 पर तो प्रॉपर बैट्समैन के तौर पर खिलाया जा सकता है। अगर साई सुदर्शन को बैक करना है तो थोड़ा इन्हें भी हौसला मिलना चाहिए। लेकिन इन्हें स्क्वाड में लेकर बेंच पर बिठाना कहाँ तक ठीक होगा? खिलाइए और प्लेइंग 11 में पक्का स्थान दीजिए, ताकि अगर ये कल को फेल भी हुए तो किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर पाएंगे और आगे चल करके हमें कोई वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। और अगर टीम मैनेजमेंट किसी पर इन्वेस्ट करे तो आने वाले 4-5 साल तो ध्यान में रख करके करे ना, क्योंकि प्लेयर में कोई कमी नहीं है, बस लॉन्ग विटी कम है पारियों में। और क्या पता अगली सीरीज में ये दोहरा शतक बना दे, और तब तो आप लोगों को इनकी तारीफों में पुल बांधने पड़ेंगे। और बाकी अंत में सारी बात गंभीर एंड कंपनी के हाथ में है। अब करुण नायर को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए, ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए, सब ठीक होगा, पॉजिटिव रहना है। और जब भी, जहां भी, जो भी, जैसा भी मौका मिले उस पर टूट पड़ना है, बस रन बनाने हैं। और हमें भी एज ए फैंस क्रिटिसाइज करने का हक है, लेकिन तब जब ये परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, ना कि इनके टीम में होने पर। हमें टॉक्सिक नहीं होना चाहिए और ना ही इन पर प्रेशर बनाना चाहिए। एक्सपेक्टेशन 0, सपोर्ट 100, क्योंकि करुण है तो मुश्किल हालातों के प्लेयर। जहां कोई नहीं चलेगा वहां पर ये बंदा जरूर चलेगा। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अब इन्हें आजीवन ड्रॉप कर देना चाहिए या और भी मौका मिलना चाहिए? और मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।